नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए, जिसका कारण बताया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में भाग लेने के कारण इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन इसका जो सबसे प्रमुख कारण, वास्तविक कारण माना जा रहा है, वो है भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 में शुरू हुए सीमा विवाद का नया सुलझना। इसी कारण से भारतीय प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में शामिल नहीं हुए। एससीओ की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए, जहां पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री यांग यी से भी मुलाकात की। ये मुलाकात क्या भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की पृष्ठभूमि का निर्माण कर सकती है? भारत और चीन के बीच क्या विवाद है और एससीओ का क्या अंतर्राष्ट्रीय और भारत के लिए महत्व है? आज इन सभी पक्षों पर इन न्यूज में बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानेंगे, फिर समझेंगे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, जो वर्तमान सीमा विवाद है वो क्या है, वैश्विक स्थिति और उसमें एससीओ की किस प्रकार की भूमिका होती है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच कुछ एससीओ की बैठक के दौरान कुछ वैश्विक स्थितियों पर भी चर्चा हुई है, कुछ वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो वैश्विक स्थिति और उसके संबंध में एससीओ की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। फिर शंघाई सहयोग संगठन के बारे में सामान्य तथ्यों को जानेंगे, इसकी संरचना के बारे में जानेंगे और इस संगठन का भारत के लिए क्या महत्व है। इन पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा, जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंड से जुड़ता है। साथ ही भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे खंडों से जोड़ करके भी आप इसे देख सकते हैं और एससीओ के कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन खंड से भी ये जुड़ जाएगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले खबर को जानते हैं। खबर वही है कि एससीओ परिषद की बैठक के इतर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मुलाकात की और उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सीमा विवाद सुलझाने के लिए, उसको हल करने के लिए जरूरी है कि परस्पर सम्मान की भावना हो, यानी परस्पर सम्मान के महत्व पर जोर दिया, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के महत्व पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने इस बैठक के दौरान ये कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैग का सम्मान होना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी जो चीनी सैनिक भारतीय सीमा में लैग को क्रॉस करके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके आ जाते हैं, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान होना चाहिए और चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा में नहीं घुसना चाहिए। यही परस्पर रेस्पेक्ट यानी परस्पर सम्मान का मतलब है। और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट के माध्यम से। ये बातें प्रमुख रूप से कही गई भारतीय विदेश मंत्री द्वारा। भारत और चीन के बीच जो वर्तमान सीमा विवाद है, ये वस्तुतः वेस्टर्न सेक्टर को लेकर के है। अगर आप भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, उसकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी टोटल लंबाई को देखेंगे तो वो टोटल लंबाई इंटरनेशनल बॉर्डर की 4056 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर की जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के माध्यम से इस बॉर्डर को मापेंगे, यानी ये जो लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर ये है और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लैक है, अगर उसकी लंबाई को शामिल करेंगे तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा पड़ती है वो 3488 किलोमीटर की पड़ती है। ये वेस्टर्न सेक्टर है यहां से लेकर के और उत्तराखंड तक, और इसको ईस्टर्न सेक्टर माना जाता है जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में शामिल है। आप जानते हैं कि वर्ष 2017 में जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ था, जिसको हम डोकलम विवाद के नाम से जानते हैं। डोकलम वस्तुतः भारत, भूटान और चीन की सीमा पर पड़ने वाला एक ट्राई जंक्शन है। तो 2017 में ये विवाद हुआ था जो ईस्टर्न सेक्टर से संबंधित है। लेकिन जो वर्तमान विवाद है जिसकी शुरुआत अप्रैल 2020 से हुई, वो वस्तुतः वेस्टर्न सेक्टर से संबंधित है और वेस्टर्न सेक्टर में भी लद्दाख से संबंधित है। तो वे कौन से फ्रिक्शन पॉइंट है जहां पर भारत और चीन के बीच वर्तमान में सीमा विवाद है? ये सीमा विवाद आप इसको बड़े नक्शे में देखिए, ये भारत का लद्दाख का क्षेत्र है ये पूरा, और ये
जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। पहले ये पूरा 2019 से पहले, अगस्त 2019 से पहले पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका बाइफरकेशन हुआ और ये पूरा लद्दाख का क्षेत्र है। यहां पर आप देखिए कि वर्तमान में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिलेगा, और उनमें से एक क्षेत्र है देपसांग प्लेन, जो देपसांग का मैदान है वो एरिया है, और दूसरा है डेमचोक सेक्टर जो यहां पर पड़ता है। इसके अलावा जो 2 अप्रैल 2020 के बाद फ्रिक्शन पॉइंट रहे हैं वो हॉट स्प्रिंग भी रहा है और गलवान वैली भी रहा है, और उसके साथ दौलत बेग ओल्डी भी रहा है। दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली भारत एक सड़क का भी निर्माण कर रहा है, जिस पर चीन को आपत्ति है, क्योंकि भारत के लिए इस सड़क का रणनीतिक महत्व है और भारत को चीन पर एक बढ़त हासिल करवा सकती है ये सड़क। तो इन सारे चीजों को लेकर के एक विवाद, सीमा विवाद चल रहा है, और वर्तमान में डेमचोक और देपसांग प्लेन्स पर स्थिति एक आप कह सकते हैं कि तनाव के कगार पर ही सामान्य तौर से खड़ी है। इन सभी स्थितियों के बीच सीमा विवाद को सुलझाना व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहद आवश्यक है, जिसकी पहचान भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री की बैठक के दौरान की गई। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना दोनों ही पक्षों के हित में नहीं मानते हैं, यानी दोनों पक्ष ये मानते हैं कि ये स्थिति बहुत लंबी नहीं खींचनी चाहिए। साथ ही भारत और चीन ने इससे पहले भी सैनिकों की एक दूसरे के जो सैनिक आमने सामने लैग के क्षेत्र में आ गए थे, उनके कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, कंप्लीटली एक दूसरे से अलग होने की स्थितियों के लिए पहले भी प्रयास किए हैं। अप्रैल 2020 में गतिरोध की शुरुआत हुई थी और जून 2020 में गलवान वैली में एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। तो अप्रैल 2020 में गतिरोध शुरू होने के बाद से मंत्रियों ने इस समस्या के पूर्ण समाधान के लिए पिछले वर्ष यानी वर्ष 2023 में 3 बार मुलाकात की थी। साथ ही इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सीमा के जो कमांडर हैं, जो बॉर्डर कमांडर्स हैं और जो हमारे रक्षा अधिकारी हैं और जो चीन के रक्षा अधिकारी हैं, उनके बीच भी कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन इन वार्ताओं से किसी तरह के स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। खासतौर से डेमचोक और देपसांग क्षेत्रों के संबंध में स्थिति अभी भी पूरी तरह से संघर्ष के कगार पर है, यानी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। तो ये हाल ही का सीमा विवाद है। साथ ही जो बैठक हुई उसमें कुछ वैश्विक स्थितियों पर भी बात हुई। एससीओ को आप जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन, वस्तुतः इस संगठन की स्थापना को और इसके विस्तार को आप चीन और रूस द्वारा विदेशी पश्चिमी शक्तियों के एक प्रतिकार के रूप में भी देख सकते हैं, यानी पश्चिम द्वारा जो स्थापित इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके विकल्प के रूप में रूस और चीन एससीओ को बढ़ावा देते हैं, उसको आगे रखने का एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए हाल ही में एससीओ का धीरे धीरे विस्तार भी होता जा रहा है। साथ ही एससीओ एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा एशियाई देशों का संगठन है जिसमें सभी देश एशियाई हैं और जो सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करता है, जो खुलेआम सुरक्षात्मक मुद्दों पर चर्चा करता है। तो इस बैठक के दौरान भी जो भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच हुई वैश्विक स्थितियों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध जिसकी शुरुआत फरवरी 2022 में हुई थी और इजराइल हमास युद्ध जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी, इन युद्धों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भारत ने 2025 में चीन की एससीओ की अध्यक्षता का समर्थन किया है और अपने ये कहा है कि जो एससीओ की बैठक वर्ष 2025 में चीन में होने वाली है, भारत उसका पूरी तरह से समर्थन करता है। साथ ही एस जयशंकर भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि एससीओ की संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और आतंकवाद से निपटने की प्राथमिकता भारतीय प्रधानमंत्री की है और भारतीय प्रधानमंत्री के इन सभी मुद्दों पर जोर देने की बात को एससीओ संगठन के अंतर्गत भारतीय विदेश मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री की इस बात को दोहराया है कि एससीओ के सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का, एक दूसरे की सॉवरेनिटी का, एक दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता का यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करना चाहिए और उस सम्मान के आधार पर ही सभी देशों को अपने संबंधों का विस्तार करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इन सभी के बीच हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि शंघाई सहयोग संगठन क्या है। 1996 में एक संगठन की शुरुआत हुई। इस संगठन को हम जानते थे शंघाई 5 के नाम से, शंघाई 5 के नाम से जानते थे इस संगठन को। और
इस संगठन में चीन और रूस के अलावा 3 मध्य एशियाई देश शामिल थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। लेकिन वर्ष 2001 15 जून 2001 को इस संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने से 6 देशों का एक संगठन हमारे सामने आता है, जो एससीओ के नाम से जाना जाता है, शंघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में एक अंतर सरकारी संगठन है, एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जो सुरक्षात्मक मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर, संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। तो 1996 में शंघाई 5 की शुरुआत हुई थी और उज्बेकिस्तान के शामिल होने से 15 जून 2001 को हमारे सामने शंघाई सहयोग संगठन सामने आता है। भारत और पाकिस्तान इसमें वर्ष 2017 में शामिल हुए और भारत और पाकिस्तान के शामिल होने से इसमें सदस्य संख्या बढ़ गई, 8 हो गई। पहले 6 सदस्य थे, फिर 8 हो गए। लेकिन वर्ष 2023 में इसमें ईरान भी शामिल हुआ और हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई बैठक में इसमें बेलारूस भी शामिल हो गया, यानी वर्तमान में इसके सदस्य संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया, और इस प्रकार से इस संगठन का लगातार विस्तार होता जा रहा है। इसके विस्तार के पीछे, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, इस संगठन को, एससीओ को रूस और चीन द्वारा पश्चिमी ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर के एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा भी है। और इसीलिए, और अगर इसमें सुरक्षात्मक पहलुओं पर चर्चा होती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इस संगठन के महत्व को भी बढ़ा देता है। जैसे जैसे अलग अलग देश इसमें शामिल हो रहे हैं तो इस संगठन का विस्तार हो रहा है, और इस संगठन का विस्तार अपने आप में, हर प्रकार का विस्तार एक और कदम है इसके बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व का। साथ ही इस संगठन में रूस और चीन के बीच थोड़ी सी प्रतिद्वंदिता भी है, उस प्रतिद्वंदिता को भी समझ लेना चाहिए। दोनों ही देश इस संगठन में अपने प्रभाव को लेकर के थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, और यही कारण है कि वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को इस संगठन में शामिल किया गया। भारत अपने दीर्घकालिक वैश्विक रणनीतिक पार्टनर भारत को इस संगठन में शामिल करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और जब 2017 में इसको सदस्यता दी गई तो चीन ने भी कहीं एससीओ की जो भारत के आने से एससीओ में जो शक्ति संतुलन है वो रूस के पक्ष में न चला जाए, इसलिए उसने अपने भागीदार पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कराया वर्ष 2017 में ही। तो एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से मध्य एशिया के जो देश हैं उनमें रूस का प्रभाव माना जाता है, वो रूस से ज़्यादा प्रभावित माने जाते हैं, क्योंकि 1991 में उनका जो अस्तित्व हुआ था वो रूस के विघटन, जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूटा और उनमें से 5 गणराज्य मध्य एशिया के देशों के रूप में हमारे सामने आए, जिसमें से 4 देश इस शंघाई सहयोग संगठन में शामिल है। तो वो रूस के प्रभाव वाले देश माने जाते हैं। लेकिन चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की योजना के माध्यम से, उसमें निवेश के माध्यम से इन देशों के तेल और गैस के जो स्रोत हैं उनमें अपनी भागीदारी को स्थापित करके इन देशों को अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया है। तो इस संगठन के अंतर्गत भारत, इस संगठन के भीतर चीन और रूस के बीच एक प्रतिस्पर्धा भी आपको देखने को मिलेगी। शंघाई सहयोग संगठन के जो संरचना है वो किस प्रकार की है, ये किस प्रकार से निर्णय लेती है, इसकी एक परिषद है जिसको हम राज्य प्रमुखों की परिषद कहते हैं। ये क्या करती है, ये एससीओ का सर्वोच्च निकाय है जो आंतरिक कामकाज और अन्य राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संवाद को लेकर के फैसले करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है। इसी तरह से इसकी एक और परिषद है शासनाध्यक्षों की परिषद। ये क्या करते हैं, ये विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर बजट को मंजूरी देते हैं, उस पर विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। इसी तरह की एक परिषद विदेश मंत्रियों की है जो कि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण संरचना है, एक महत्वपूर्ण स्थायी संरचना है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसकी स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे मुद्दों पर निपटने के लिए की गई थी। इसी तरह से एससीओ की जो राजभाषा है, जो आधिकारिक राजभाषा है, जो कामकाजी आधिकारिक भाषा है, वो रूसी और चीनी भाषा है। तो ये बात हुई एससीओ की संरचना की। अब हम देखते हैं कि एससीओ का भारत के लिए क्या महत्व है। भारत का इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और 5 मध्य एशियाई गणराज्य इससे निकल करके आए, तो उनके साथ भारत के जो क्षेत्रीय संबंध थे वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे। इसलिए इस क्षेत्र तक एक
पहुंच स्थापित करने के अंतर्गत, इस क्षेत्र के साथ एक कम्युनिकेशन, एक संचार स्थापित करने के अंतर्गत एससीओ संगठन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और यही भारत के लिए एक विशिष्ट महत्व स्थापित करता है एससीओ का, क्योंकि मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग के दायरे को ये बढ़ाता है। आम सुरक्षा के मुद्दों पर क्षेत्र के साथ संचार बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जो कि आतंकवाद की तैयारी का जो अलग अलग एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही विभिन्न देशों से आने वाली खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण करता है और इन खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर आतंकवादी गतिविधियों और मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उसके बारे में भी सूचनाओं को साझा करता है। तो भारत के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि भारत के लिए इसका विशिष्ट महत्व है, क्योंकि भारत अपने वेस्टर्न सेक्टर में विशेष तौर से पाकिस्तान की सीमा के साथ जो उसकी सीमा लगती है उसमें आतंकवाद की समस्या से सामान्यतः पीड़ित रहता है। हालांकि जो एससीओ संगठन है इसकी प्रासंगिकता पर भी हाल ही में कुछ सवाल उठे हैं और उसके कुछ कारण हैं। उसके कारण क्या है कि भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध लगातार बने हुए हैं, चाहे वो बॉर्डर को लेकर के हो चीन के साथ और चाहे आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान के साथ हो। और यही कारण है कि वर्ष 2023 में जब भारत एससीओ का शिखर सम्मेलन भारत में होना था तो वो शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में हुआ, आभासी शिखर सम्मेलन हुआ और इसके एक सेगमेंट, इसमें जो नई दिल्ली घोषणा पत्र हमारे सामने आता है उस नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत ने उसके एक पैरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चीन की योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका समर्थन करने वाले पैराग्राफ पर हस्ताक्षर करने से भारत ने मना कर दिया, क्योंकि भारत उसको अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विपरीत मानता है। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से से गुजरता है, जो जिस पर भारत अपना अधिकार मानता है, जो भारत का हिस्सा है। और अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है तो वो निश्चित रूप से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर एक प्रहार है और भारत उसका विरोध करता है। यही कारण है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र के उस पैरा पर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसके समर्थन पर भारत ने इन हस्ताक्षर नहीं किया। तो इन सब मुद्दों के कारण, इन सब फ्रिक्शंस के कारण एससीओ की प्रासंगिकता सवालों के घेरे में भी है और एससीओ इससे क्या निपटता है, किस तरह से निपटता है, यह आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2024 में संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया या बेलारूस। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।